आप रियल लाइफ में कितनी एक्टिंग करते हैं? आई थिंक काफ़ी करता हूँ. वेरी नाइस क्वेश्चन. हाँ, सुना है मैंने. कैसे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं. सुनाइए. कम ऑन. मैं बस बहुत गाता ही बुरा हूँ. अरे चलिए साथ में गाते हैं. सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की ज़रा सी भूल कर लो. हेलो एवरीवन, आई वेलकम मिस्टर विशाल टू द सौरभ वर्मा शो. मिस्टर विशाल, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सौरभ फॉर हैविंग मी. ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू. दैट्स ऑसम. ठीक है, कैसी रही आपकी जर्नी यहाँ तक? हमेशा बहुत ही अच्छी होती है. हर जर्नी मैं बहुत ही इन्जॉय करता हूँ. डेस्टिनेशन से बेहतर मैं जर्नी को समझता हूँ. सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई एन्जॉय माई जर्नी. तो आपकी अभी तक की जर्नी में आपको पहला ब्रेक थ्रू कब मिला? मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे जर्नीज हैं, तो आप स्पेसिफिकली कौन से जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं? पहले करियर वाली जर्नी से बात करते हैं. ओके. करियर में भी देयर हैव बीन सो मेनी लवली सेगमेंट्स, लेकिन मेरी पहली शुरुआत हुई थी डिज्नी के साथ. ये वॉल्ट डिज्नी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम ZTV पर एक शो करते थे जिसका नाम है डिज्नी आवर. तो वहीं से मेरा करियर शुरू हुआ और ऊपर वाले की देन है कि आज भी वो चल ही नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है. द डिज्नी आवर अब भी चल रहा है? करियर चल रहा है जी. अच्छा, करियर. डिज्नी आवर तो 8 साल चला और फिर हमने कुछ दूसरा किया डिज्नी के साथ. लेकिन उस दौरान सिर्फ डिज्नी के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ मौका मिला. और वो जर्नी जो एक्टिंग की जर्नी है, जो करियर की जर्नी है, जैसे कि मैंने कहा, ऊपर वाले की कृपा से आज भी चल रहा है. आपको पहली मूवी कौन सी ईयर में मिली थी? आई थिंक इट वाज 2003 और फिल्म थी इश्क विश्क. केन घोष ने इसे डायरेक्ट किया था. आप रियल लाइफ में कितनी एक्टिंग करते हैं? आई थिंक काफ़ी करता हूँ. वेरी नाइस क्वेश्चन. और पता है क्यों? एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये सवाल आपने कैसे चुना? क्योंकि एक लाइफ की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत अप्स एंड डाउन होती है. ठीक है, तो वहाँ पे एक तरीके से बिहेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बट मैंने देखा है, मैं आपसे 2 बार मिला हूँ. आई थिंक 3 बार, अब तो 3 बार जी. ठीक है, बट यू आर मेंटेनिंग द कल्चर. विच इज़ वॉट इज़ द कल्चर ऑफ हैविंग हैप्पी फेस. ओके, हो सकता है कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं. मुझे नहीं लगता कि जिस टाइम पे मैं आपसे मिला, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है अप हो सकता है डाउन हो, बट मैंने आपको हमेशा हैप्पी देखा है. अच्छा, ओके, दैट. थैंक यू. बहुत ही प्यारी चीज़ आपने कहा है. हैप्पीनेस जो मेरी होती है वो एज आई सेड, मैं बहुत कोशिश करता हूँ. ये मेरी, जैसे हमारी बातचीत चलती रहेगी अब और इवन ऑफ कैमरा, आप रियलाइज़ करोगे कि एक बेस हमेशा रहती है मेरे साथ और उस पर मैं कुछ प्रिटेंस नहीं कर सकता. वो है मेरी खुशी. इवन दो आई एम एन एक्टर, माई फेस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेन आई वांट इट टू बी. तो मैं जब खुश हूँ ना, तो मैं जेन्युइनली ही खुश होता हूँ. एंड मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सकूं ज़्यादातर खुशी रहूं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से और दुख जो होता है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता. इट्स लाइक ट्राइंग टू सॉल्व अ मैथ्स एग्ज़ाम बाय हैविंग च्युइंग गम. सो आई फील दैट इट्स ईजियर टू से सौरभ, लेकिन एक प्रैक्टिस जब बन जाती है कि आप जेन्युइनली हैप्पी रहो और जितना कम स्ट्रेस लो. ज़िंदगी में स्ट्रेस तो आएंगे ही और अफेक्ट तो होगा ही. आपको भी होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है यहाँ पर. लेकिन एक बेस हैप्पीनेस जो आप रखोगे कि ठीक है बस हो गया, अभी मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है, अब मैंने इसके बारे में जो भी करना है मैंने कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर लो या निकाल दो भाई. तो टू आंसर योर क्वेश्चन विच वॉज अ लवली क्वेश्चन, और मैं उसे रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कितनी एक्टिंग करता हूँ. जी हाँ,
सब की तरह मैं भी सिचुएशंस पर रिएक्ट करता हूँ, और कभी कभी मैं नहीं चाहता हूँ कि जो दूसरा है उसे पता लगे कि मैं एक्चुअली कैसे फील कर रहा हूँ। उसके कई रीजंस हो सकते हैं सौरभ। एब्सोल्युटली। जैसे कि आप इतने मैच्योर, मैं सौरभ के बारे में तो आप सब जानते ही हो, लेकिन मैं जब इनसे पहली बार मिला था, आपकी परमिशन के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली इंप्रेशन क्या थी आपके बारे में। जी बताइए। कि आप एक फाइटर हो, आप ज़मीन से आए हो, मिट्टी से आए हो, बिना किसी के मदद। मैं थोड़ा सा कोट ठीक कर लेता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। ज़रूरत नहीं है, आपकी जो पावर है वो इंटरनल है। आप चाहे कुछ भी पहन लो या ना पहनो, लेकिन आपके अंदर जो सबसे पहले जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, कि पेरेंट्स ने आपको दिया है अंदर, और फिर आपने उससे जिस तरीके से कल्टिवेट किया है, आपकी लाइफ जर्नी जो आपने मुझे बताई है, लोगों का रिएक्शन मैंने देखा है, जो हमने वो पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। और आई फील दैट ये बहुत ही अच्छी चीज़ आप कर रहे हो, क्योंकि इसके द्वारा आपकी ट्रू पर्सनालिटी निकलेगी और लोगों को इंस्पायर करेगी। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच विशाल जी। Thank you. तो आपको 90s के कंटेंट में और अब के कंटेंट में क्या डिफरेंस लगता है? क्या डिफरेंस है? आज मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ इमीडिएट होना चाहिए। ये जो लॉन्ग फॉर्मेट है पॉडकास्ट का, दो ट्रेंडिंग है, बहुत सारे लोग इसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये रिवर्स है रील्स के ज़माने में, जहाँ पर लोगों की जो माइंड रिटेनरशिप है वो 10 सेकंड या 5 सेकंड भी नहीं होती है। ये तो आप जानते हो, आप सब जानते हो कि आपको पहले 1-2 सेकंड में अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, आपके जो अंगूठे में जितनी शक्ति और पावर है, ह्यूमैनिटी में इतनी अंगूठे में इतनी शक्ति नहीं होती। चेंज हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हुक। तो लोगों की रिटेनरशिप जो है, माइंड रिटेनरशिप, वो बहुत कम हो रही है, और इसलिए कंटेंट जो आप देखते हो फिल्म्स, टेलीविज़न वगैरह में, वो भी उसके हिसाब से बदल रही है। तो पहले जब आप देख रहे थे, एक शब्द जो हमेशा हमारे जहन में होता था वो था ठहराव। आराम से, कि एक सीन जब हो रहा है तो आराम से जूम इन करो। गाना जो होता था वो 5-5 मिनट का होता था, राइट? एक ठहराव होता था। अब आप अगर फिल्म्स देखोगे तो कट 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 कट, क्योंकि अगर आप कट 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 नहीं करोगे तो अगर कोई आए, आजकल तो सिनेमा हॉल जाते नहीं है लोग, लेकिन अगर कोई बैठा है सिनेमा हॉल में, तो अगर 1-2 सेकंड में उसे अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेंगे? आप बताइए। उठ के चल देंगे। उससे नहीं, वो अपना पैसा नहीं वेस्ट करेंगे, एसी एंजॉय करेंगे, लेकिन वो फ़ोन ऑन कर लेंगे। फ़ोन ऑन करेंगे, दैट्स इम्पोर्टेंट। और वहाँ पर भी अगर उन्हें नहीं मिला स्टिमुलेशन माइंड को, तो फिर उसे वापस, फिर यहाँ पर, फिर वो चेंज। मतलब आजकल की ऑडियंस को डोपामीन बहुत चाहिए। डोपामीन हिट, बहुत सही कहा आपने। दिस इज द बिगेस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू मी एंड द डिफरेंस। तो जैसा आपने इतनी सारी मूवीज़ करी हैं जी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल आप किसके साथ रहे हो? रितेश देशमुख, जैकलीन, ऑफ कोर्स इमरान हाशमी, बमन ईरानी, अजीज़ मिर्ज़ा, विद्या बालन। ओह, व्हाट अ लवली पर्सन, व्हाट अ लवली पर्सन। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय खन्ना, बहुत मज़ा आया। 2 फिल्म्स हम साथ में कर रहे थे, नकाब और सलामे इश्क एक साथ में कर रहे थे। शाहरुख सर के साथ जब भी मैंने काम किया है, जब भी मैं मिला हूँ, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सलमान सर, आमिर सर, बहुत बहुत इन लोगों के साथ। तो सबसे बेस्ट कौन रहा अभी तक? यार अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे कि शाहरुख सर जो है ना, वो आपको स्टार महसूस करवाएंगे। आप भूल जाएंगे कि वो स्टार है, वो आपको स्टार बना देंगे। तो वो एक सुपर क्वालिटी होती है जो ऊपर वाले की देन होती है। आमिर सर के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो फिल्मों के बियॉन्ड है। जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं जानता हूँ उन्हें। वो मेरे बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में रहते थे,
और हमारा एक गैंग होता था जिसका नाम है टाइम पास गैंग। तो वो हीरो थे उसके और हम सब बच्चे आजू बाजू। तो बहुत प्यारा था। इनफैक्ट उनकी जो पहली फिल्म उनकी, ये जानते नहीं है बहुत लोग, लेकिन उनकी पहली फिल्म थी राख, और उनकी दूसरी फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, जो बहुत बड़ी हिट हुई। जूही चावला, नासिर हुसैन साहब ने, आई थिंक नासिर, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने डायरेक्ट की थी। बच्चे थे हम, मतलब सॉरी, लेकिन शॉर्ट्स में हम घूमते रहते थे हम सब, और रिक्वेस्ट करते थे। बम्बई में ऑटो रिक्शाज होते हैं, तो हमारे पास पोस्टर्स थे, तो हम जाकर बोलते थे भैया प्लीज़ ये हमारे भैया की फ़िल्म आ रही है, हम ये चिपकाने दीजिए आपके रिक्शा के पीछे में, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ऐसे हम करते थे। तो आमिर सर के साथ एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रहा है अभी तक। हाल ही में मैं उनसे मिला हूँ, और ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मैं इतने महान लोगों से मुझे इजाज़त है उठने बैठने की जब वो चाहते, राइट। सलमान सर जितने कैजुअल आपको दिखते हैं, जितने केयरफ्री, वो तो हैं ही, वो उनका पर्सनल, वो कभी प्रिटेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने शार्प है, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। सलामे इश्क की हम शूटिंग कर रहे थे, निखिल अडवाणी जी डायरेक्टर हैं सलामे इश्क की। हम महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे मुंबई में, बारिश का मौसम था, हमारा पूरा दिन का शूट था, हमारा सीन चल रहा है। अचानक वॉकी टॉकी में, सर इज़ रीचिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट इन 15 मिनट्स। सर मतलब सलमान भाई, तो वो आ रहे थे, तो सब मतलब उन्होंने उनके पास सिर्फ 10 मिनट है, सीन ख़त्म करना है। 10 मिनट में सीन कैसे ख़त्म करेंगे? चलो कुछ भी करके शॉट रेडी रखा, और शॉट ट्रेलर का शॉट था, मतलब जो प्रोमो है ना उसका है। अभी फिल्म का नाम था सलामे इश्क। वो गाना सुना है आपने, सलामे इश्क? हाँ सुना है मैंने। कैसे? आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, सुनाइए। कम ऑन। मैं बस बहुत गाता ही बुरा हूँ। अरे चलिए साथ में गाते हैं। आई थिंक लिरिक्स ऐसे हैं, सलामे इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, यही गाना है ना? बिल्कुल। ओके। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, वाह, ओके। मेरा दिल बेचैन है। हाँ, लेकिन बस उतना ही था कि सलमान सर को ये कहना है कैमरा में, क्योंकि ये फिल्म का ट्रेलर के लिए, उन्होंने फिल्म की ट्रेलर के लिए। अच्छा, वो आए शॉर्ट्स में और गंजी में। हाँ, शॉर्ट्स में गंजी में, मतलब व्हाट अ हैंडसम मैन, राइट। लेकिन शॉर्ट्स और गंजी में कोई आता है शूटिंग के लिए? करोड़ों की पिक्चर है, गोविंदा जी हैं उसमें, सलमान सर हैं, सोहेल हैं, अक्षय खन्ना है, जॉन इब्राहिम है, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, पूरी इंडस्ट्री थी उस फिल्म में। इतनी बड़ी फिल्म, और वो आए हैं, यू नो। अब सब सोच रहे हैं यार इतना कैजुअल यार सीन है, ये तो बहुत बड़ा। ठीक है, आए, सब क्वाइट, शॉट लगा हुआ है। रेडी भी तो हुए होंगे। सुनिए ना। अच्छा, एक्सप्लेन कर, बताओ क्या है। तो डायरेक्टर आते हैं, असिस्टेंट आते हैं, अच्छा ये करूँगा, और टेक है, टेक जैकेट पहना उन्होंने, एक पहना, नो नेक्स्ट, ब्लैक जैकेट। शॉट इतना ही था, तो शॉट्स नहीं दिख रहे। ओके, सिर्फ जैकेट और ब्लैक टी शर्ट लग रहा था अंदर, क्योंकि गंजी थी। क्या किया उन्होंने, उनके मेकअप मैन आए, थोड़ा सा बाल बनाया, मतलब बाल क्या बनाना, ऐसे कुछ किया, और बस मलमल डाल दिया, कोई क्लॉथ डाल दिया फेस पर में, जस्ट टू अगर कुछ स्वेट, डन, ओके। रोल एक्शन। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। सबके सब ऐसे, डन, बस। और ये आप देख सकते हो फिल्म ट्रेलर। आप फिल्म देखिए, उसमें आप जब ये शॉट देखोगे मेरी आपको याद आएगी कि मैंने आपको कहा। आपने कभी नेपोटिज्म फेस किया है? हाँ, बहुत बार नहीं, लेकिन ऐसे हुआ है कि जो रोल्स जिस रोल के लिए मुझे कंफर्म किया गया, वो लास्ट मिनट में किसी और ने ले लिया। और ठीक है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू नेपोटिज्म में ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम।
और अगर आपको एक गेम जीतना है तो आपको उस गेम के हर हिस्से को जीतना है। तो आप नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हो? नहीं, क्यों सपोर्ट करूंगा? मैं नेपोटिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट यू सेड ना इट्स पार्ट ऑफ गेम। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। अगर मैं नहीं अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये चला जाएगा क्या? बिल्कुल। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। नाउ इफ़ आई वांट टू सक्सीड, आप मुझे बताइए, मैं गिव अप कर दूं और नहीं। कहूं कि ये गलत है, या फिर मैं उससे कोई मतलब उसके आसपास कोई रास्ता निकाल के फिर से आगे बढ़ूं? आप बताइए। ऑब्वियसली रास्ता निकालना चाहिए। So very clearly I don't support it, but it's there. I have to accept it and I have to work through it to survive. Just laugh and move on. No, not laugh and move on. I take it seriously. मुझे भी गुस्सा आता है जब मेरे हिस्से की चीज़ कोई और लेता है। आप कोई भी होगा ऐसे, it's not only laugh and move on. It is learn and move on. तो पहले कास्टिंग काउच होता था क्या आपके हिसाब से? मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, देखा नहीं है। एक्चुअली मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है, एक्सेप्ट ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ गॉसिप सेशंस और समथिंग लाइक दैट व्हिच आई ओवरहर्ड। तो मतलब आपके हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं करता? होगा। देयर इज नो स्टीम विदाउट और स्मोक विदाउट अ फायर। एब्सोल्युटली। सो दैट मीन्स दैट अगर कोई बात कर रहा है किसी चीज़ की तो शायद हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, राइट? लेकिन इस दुनिया में कोई भी टॉपिक ब्लैक एंड वाइट तो होता नहीं है, हमेशा कुछ ग्रे तो होता ही है। सो सिमिलरली जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो, चाहे वो नेपोटिज्म हो या जो भी हो, देयर मस्ट बी, सो देयर इज अ टॉक। तो आप किसको सक्सेसफुल मानते हो अपने करियर के लिए? किसी को आप रिस्पॉन्सिबल मानते हो इस चीज़ के लिए? हाँ, वेरी क्लियरली मैं मानता हूँ। किसको? खुद को। खुद के अलावा? नोबडी एल्स। मैं खुद के सक्सेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे सक्सेसेस मैं ओन करता हूँ, ये मेरे हैं एंड आई ओन इट। एंड एट द सेम टाइम आई ओन माई फेलियर्स ऑल्सो। जब मैं सक्सीड करता हूँ ये मेरे वजह से है, जब मैं फेल करता हूँ ये मेरे वजह से है। कोई ऐसा है जिसने आपको सपोर्ट करा हो आपके करियर में अभी तक? जिसने भी मेरे साथ काम किया है उसने मुझे सपोर्ट ही किया है ना, एक तरीके से। जिसने मुझे काम दिया है, जैसे कि हर फील्ड में होता है। सौरभ भाई, आपके करियर में जो भी आपको और या आपके साथ काम करते हैं, आपको ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो चाहे या ना चाहे, चाहे वो उनकी मजबूरी हो या ना हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। Absolutely. तो सिमिलरली मेरे करियर में जिसने भी मुझे काम दिया है, मेरे साथ काम किया है, वो मेरे सपोर्टर हैं। और उसके साथ साथ जिसने भी जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने जाकर टिकट के पैसे दिए हैं या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना वक्त दिया है मुझे टीवी पर या फिल्म्स पर देखने के लिए, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। तो ये सपोर्ट सिस्टम तो बहुत है जी। आपको बॉलीवुड की फेम फेक लगती है कहीं? हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, ग्रे एरिया सब में होता है। तो फेकनेस, रियलिटी, ऐसा कुछ सौरभ, ऐसा कुछ परमानेंट नहीं होता है कि हम नहीं कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली है और यही है। नहीं, हर दायरे में होता है, क्योंकि ये एक पब्लिक परसेप्शन मीडिया है, और पब्लिक के परसेप्शन से ही चलता है। आप फिल्म्स देखते हो, अगर पब्लिक को पसंद आए तो ही फिल्म चलेगी। इसलिए आपको कभी कभी अपना परसेप्शन थोड़ा सा, मैं फेक नहीं कहूँगा, लेकिन
पब्लिक की तौर चेंज करना पड़ता है कि उन्हें क्या अच्छा लगे, क्या अच्छा नहीं लगे। तो वो तो हम पीआर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से टैलेंट इम्पोर्टेंट है या पीआर और फेम? ओ, ये एक ऐसी लाइन है, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पर सब कुछ एक साथ एक खिचड़ी बन जाती है और अगर आप लकी हो तो वो फीकी खिचड़ी से बिरयानी बन जाती है राइट। तो उसमें पीआर, पर्सनल इंटरवेंशन, खुद की जो लेन देन है, पर्सनालिटी, एक्स फैक्टर, लोगों का परसेप्शन, सब कुछ एक साथ जब मिलता है तब एक सक्सेस बनता है यहाँ पर। ओके। तो कभी आपने आइडेंटिटी क्राइसिस फील करा? जैसे एक पर्टिकुलर करियर होता है, ठीक है, सेलिब्रिटी का, तो आपका करियर बहुत ऊपर भी गया होगा, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जैसे आपको कभी ऐसा लगा हो कि डाउन हुआ? ऑफ कोर्स, 30 साल का करियर अभी तक है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऊंचाई देखे हैं, बहुत सारे नीचे भी देखे हैं, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल। मैं हर दिन, हर रात, जब भी मुझे मौका मिले मैं धन्यवाद देता रहता हूँ, थैंक यू बोलता रहता हूँ, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि मुझे काम करने का मौका मिला और मिल रहा है। और अभी अगले 4 साल तक मेरे पास काम लाइंड अप है एज एन एक्टर। तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि और क्या चाहिए आपको, आप जिससे प्यार करते हैं एज अ पैशन, वो आपका करियर बन जाए और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, ये तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ इन चीज़ का। तो यस, फेलियर्स और सक्सेसेस तो होते ही हैं। पहले बहुत बुरा लगता था जब फिल्म नहीं चलती थी या शो या कोई परफॉर्मेंस लोगों को अच्छा नहीं लगता था या कोई क्रिटिक कोई लिख लेता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना सौरभ, परसेप्शन भी चेंज होता गया खुद का, कि धीरे धीरे आप समझने लगे कि कैसे हैंडल करना चाहिए। जब फेलियर हो तो अपने आप को बहुत मारना नहीं चाहिए खुद को कि यार मेरे फेलियर इन द सेंस जब फिल्म फ्लॉप होती है, या फिर आपको खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है या आपको वो काम नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो। तो फिर एक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं उस चीज़ पर? अलग अलग एक्टर्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू देयर इंटरनल मेंटल स्ट्रेंथ। आज एक एंटरटेनमेंट फील्ड में होना, एक्चुअली एनी फील्ड में होना, स्पेशली एंटरटेनमेंट में, उसका मैं रीज़न भी दूंगा सौरभ, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मेंटली। तो इफ़ यू वांट टू बी इन एनी फील्ड टुडे यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग, ऑलराइट। वो तो जैसा परसेप्शन बना लेते हैं इंडस्ट्री का वैसे ही होता है। हाँ, स्पेशली अगर आप एंटरटेनमेंट या किसी भी पब्लिक परसेप्शन वाले फील्ड में हो तो यू हैव टू बी इवन स्ट्रॉन्गर मेंटली। और इसका रीज़न ये है कि आपके जो सक्सेसेस हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वाओ सुपर हिट, और आपको बुलाते हैं, आपसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, आपको मतलब पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं। तो लेकिन जब आपके फेलियर्स होते हैं तो भी वो पब्लिक होते हैं। ये भी है। और सबसे पहले जो आपकी बगल की चाची जी है आके कहती है बेटा आजकल दिखते नहीं हो समझ रहे हैं? तो आपके जो फेलियर्स हैं पब्लिक है, सक्सेसेस है वो भी पब्लिक है। तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। और अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग लोग, एक्टर्स ही नहीं, हर करियर में अलग अलग लोग इसे अलग ढंग से मैनिपुलेट करते हैं और हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा फील होता है जब कोई आके आपके साथ फ़ोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी असली कमाई तो वो है ना जी, इमेज। असली कमाई ये है कि पहले तो कोई टाइम निकाल के आपको देखे, देखने के बाद आपको पसंद करे, पसंद करने के बाद आपको याद रखे, याद रखने के बाद उन्होंने आपको कहीं पर देखा, वो एफर्ट करें कि वो जाकर आपसे बात करें और उसके बाद आपसे फोटोग्राफ ले और उसके बाद उस फोटोग्राफ को दुनिया को दिखाए और खुश फील करें। सोचिए ये क्या जर्नी है। ऊपर वाले ने कितने लोगों को ये क्षमता दी है, ये दुआ दी है कि आप लोगों को अच्छा फील करवाएं अपने आप के बारे में, विदाउट देम नोइंग यू। दैट्स फेम, दैट इज ब्लेसिंग सर,
एंड दैट इज़ व्हाट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर ऑल माई लाइफ। तो मैं कभी भी अपने मौक़ों को, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने करियर को, अपने सक्सेसेस को, वेल विशर्स को, या जो भी, मैं कभी भी ग्रांटेड नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा हाथ जोड़कर हम्बली कहता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, यू नो, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपने मुझे वो इज़्ज़त दी है। आप चाहते हो कि आपके द्वारा मेरी बात जो है वो दुनिया तक पहुँचे क्योंकि आपने ये अहमियत दी है। ऐसे ही कोई और आकर मुझसे मिलता है, फ़ोटोग्राफ लेता है, चाहे वो दिन में 20 बार ना हो जाए, 30 बार हो जाए, राइट, वेरी गुड। तो मैं ईगोइस्टिकली ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़कर थैंक यू कह रहा हूँ। जैसा कि हमारा लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था, मुझे पता चला आप बिजनेस इन्वेस्टर भी हैं। हाँ जी। तो उस वे को आप कैसे देखते हैं? आई फील डाइवर्सिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको कहते हैं ना, सारे अंडे जो हैं वो एक ही थैले में मत डालो भाई, टूटने का चांस बहुत है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो मेरी जो लाइन है और मेरा ये पर्सनल मानना है कि एज एन एक्टर आपकी जो लाइफ है, ये करियर जो है वो बहुत ही इनसिक्योर है। लाइफ नो करियर, क्योंकि आपका पूरा सक्सेस जो है वो आप पर अकेले निर्भर नहीं है, लोगों पर निर्भर है। तो ये बहुत ही कि कभी काम मिले ना मिले, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने पहले ही रियलाइज़ किया था बहुत अर्ली अपने करियर में और ज़िंदगी में कि आई मस्ट हैव एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम विच इज़ मोर स्टेडी। तो मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट किए, मैंने एड एजेंसी स्टार्ट किया, मैं घर घर जाता अपने बोर्ड के साथ। एक बोर्ड था जो रेजिडेंशियल एडवर्टाइजिंग का था, जो मैं लिफ्ट में चिपकाता था। और मज़े की बात यह है कि तब तक मैं थोड़ा पॉपुलर हो गया था, मतलब डिज्नी विजनी पे पूरे वगैरह चल गया था। तो इट वाज 4-5 years इनटू माय करियर। तो अब मेरे दिमाग में है कि मैं प्योरिटी, देखिए मैं कितना बच्चा था, अब भी हूँ, लेकिन मैं कितना, मतलब प्योरिटी जो थी दिमाग में, कि नाइवनेस, कि यू फॉरगेट कि आप एक्टर भी हो, ऑलराइट, और आप किसी के पास जा रहे हो जो बिल्डिंग के, हमारे मुंबई में तो बाकायदा बिल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पर दिल्ली में, नोएडा में तो आपके बंगले होते हैं, विलास होते हैं, वहाँ सिस्टम कुछ और है, राइट। तो वहाँ पर हर बिल्डिंग का चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, जो बिल्डिंग के ही होते हैं। तो घर घर मैं घूमता था एक बोर्ड के साथ कि सर मैं ये चिपका सकता हूँ, इसमें ये फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह। और मज़े की बात ये है कि जब मैं पहुँचता था तो अचानक लोग मुझे ऐसे थोड़े से ऐसे देख रहे होते थे और अचानक कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाता था। आई नो आई एम साउंडिंग रॉन्ग राइट नाउ, बट आई प्रॉमिस यू उस वक्त रियलाइजेशन आने में थोड़ा सा एक टाइम लगा कि यार लोग तो मुझे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं, और एक्टिंग की वजह से ये आसानी से हो रहा है। तब मैंने देखा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ मीडिया। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग ब्रांड विशाल, because brand Vishal allows me to open doors which earlier wouldn't have opened so easily. That is why I started working and diversifying into other areas, and that is what it is. तो अभी आपने कितना डाइवर्सिफाई करा उस चीज़ को? Well, काफ़ी। मैं पिछले 25 साल से अभी बिजनेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फ़ंड भी करता हूँ, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता हूँ। तो भगवान की कृपा से बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड इट अलाउज़ मी टू बी मोर फ्री एज एन आर्टिस्ट। तो अब आप क्या जर्नी करना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे खुशी देता है। मैं ये बॉदर नहीं करना चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। मेरा फर्स्ट जो चॉइसेस मेरे पास हैं, मैं उनमें से वो चॉइसेस लेना चाहता हूँ और मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे और मेरे जहन को, मेरे सोल को सैटिस्फाई करे। बस मैं वही करना चाहता हूँ।
आपको फर्स्ट सैलरी कितनी मिली थी इस इंडस्ट्री में? फर्स्ट सैलरी मुझे मिली थी काफ़ी बड़ी थी, मुझे 4,000 रुपये मिला था। हाँ, लेकिन एक चीज़, 4,000 हर हफ्ते पर एपिसोड। सुनिए, वो 30 साल पहले तो महीने के 16,000 तो डन, बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम तो, बहुत बड़ा अमाउंट था, है ना। तो इंटरनेशनल कंपनी थी डिज्नी, तो उनके स्टैंडर्ड से तो बहुत कम दे रहे थे, लेकिन जो उन्होंने ऑफर किया मैंने ले लिया। दैट्स ऑसम, इतनी बड़ी जर्नी। तो ये जो लोग होते हैं ना, परसेप्शन की बात आप कर रहे हो ना, ज़्यादा 99% परसेप्शन लोग अपने दिमाग में खुद बनाते हैं। जैसे कि जब लोग मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे हमारे दिमाग में तो आप ये लगते हैं, लेकिन आप तो ये लगते हैं। कभी कोई कहता है कि आप तो स्क्रीन पर इतने मोटे लगते हो, अच्छी बात है। कभी कभी कोई कहता है यार आप तो इतने लंबे लगते हो स्क्रीन पर, एक्चुअली आप इतने लंबे नहीं हो। तो सबका परसेप्शन होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, हम सब जिन्हें मौका मिला है, जिन्हें लोग फिल्म्स में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, भगवान की देन है। हर कलाकार में, हर बंदे में, हर बंदी में, हर जानवर में, हर क्रिएशन में भगवान की देन है। और कलाकारों में भी एक अलग देन है। तो जब आप शाहरुख सर, सलमान सर, इन सारे लोगों को देखते हैं, आप उन्हें हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि इतना कैजुअल नहीं, ये जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, और इसलिए वो अपनी कला को इतने बारीकी से जानते हैं, और इसलिए लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। एक्स फैक्टर। देखो, ये चीज़ तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आपको देखता हुआ ही बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा आपको टीवी पे। थैंक यू सबसे पहले कि आपने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए वो अपनी ज़िंदगी से वक्त निकाला मुझे देखने के लिए। मैं बस आशा करता हूँ कि जो वक्त आपने मुझे दिया, वो उस वक्त ने आपको खुशियाँ दी, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ना हो। पता है, मुझे ना वो वाला टाइम याद है। ठीक है, आई थिंक 7th या 8th में था मैं उस टाइम पे। स्कूल की छुट्टी होती थी 2 बजे। तो जब मैं स्कूल की छुट्टी के बाद आता था, मतलब चेंज नहीं करना, ठीक है, सीधा टीवी ओपन करता था। ठीक है, उस टाइम पे ना एक बेसिकली सीरियल आता था, मुझे बहुत पसंद था देखना। ठीक है, मैं मोस्टली उसको देखता रहता था, क्योंकि उस टाइम पे केबल पे जो मोस्टली आता था वो आता था। मैंने इतना देखा है वो चैनल, ठीक है, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर हीरो या फिर बेसिकली आपके लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा देखा है मैंने वो। तो जब इवेंट में लास्ट इनवाइट करने की बारी आई थी ना, मैंने देखते ही सेलेक्ट कर लिया था। मैंने कहा इनसे मिलना है सबसे पहले। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। एज आई सेड, ये सब हम लिख कर आते हैं। हमारा जो कर्तव्य है करियर में, वो है कि आप पूरी मेहनत लगाइए। पहले तो अपने आप को, ये बाय द वे सौरभ, यू एंड मी हैड स्पोकन अबाउट, अगर आपको याद है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप को एडुकेटेड बनाइए अपने फील्ड में। एडुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाकर करें। आप ज़िंदगी की एडुकेशन लीजिए, उस प्रोडक्ट या सर्विस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ही काम नहीं जानते हैं, राइट? चाहे उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री पाकर, फिर भी उन्हें डिग्री है और वो जानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं बारीकी से। कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं और ज़मीन से आते हैं, जैसे कि आप, और उसके बारे में खुद एक्सपीरियंस करके उसके बारे में एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो सबसे पहले है कि आप अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बनाएं, राइट? सेकेंडली, आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी। फिर उसके बाद
मेहनत करो, उसके बाद अब छोड़ दो। तो जो आपने मुझसे कहा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, मैं वही हाईलाइट कर रहा हूँ। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, ये तो है। आपकी भी जी, बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में। मतलब एज सच कुछ नहीं है जो मैं जर्नी में डिफ़ाइन कर सकूं, ठीक है, बट सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ, ठीक है, जो सपोर्ट मुझे मिला। शायद अगर सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद मैं ना भी कर पाता, ठीक है। बचपन से स्टार्ट करें तो मतलब स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता ही है, ठीक है, बट एक नॉलेज जो मिली मॉम से, ठीक है, एक सपोर्ट जो मिला वाइफ से, एक सपोर्ट जो मिला अपनी टीम से, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2012 में मैंने अपना पहला एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है। उस पहले एप्लीकेशन ने पूरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि उस टाइम 2008 और 9 के समथिंग हमारे पास व्हाट्सएप आया था, ठीक है। तो 2012 में पहला एप्लीकेशन था, हमें मार्केटिंग सीखनी थी। तो उस टाइम साइबर कैफ़े था मेरा। साइबर कैफ़े में एक भैया आते थे जो उस टाइम पे ईमेल मार्केटिंग करते थे। उन्होंने बताया कि ईमेल से भी मार्केटिंग होती है, हम भेज सकते हैं। नया नया ट्रेंड था इंटरनेट का। 2012 में उस टाइम व्हाट्सएप वेब कनेक्ट नहीं होता था। उस टाइम पे हमें एक्सेल शीट में नंबर डाल के तब उनको भेजना पड़ता था मैसेजेस। अच्छा। तो वहाँ से व्हाट्सएप मार्केटिंग की पहली जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से मेरा एंटायर कंपनी का करियर स्टार्ट हुआ, ठीक है। 2016 में व्हाट्सएप वेब आया था पहली बार। तो हमने व्हाट्सएप वेब देखा कि हम इसको भी कनेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। तो उस टाइम में हमने व्हाट्सएप सेंडर बनाया, ठीक है। 2016 में मैंने ड्रिप मार्केटिंग क्रिएट करा, सुपरनोवा कंपनी को सेल करा, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट जो 2016 में मैंने करी थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम के हिसाब से 16-17 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। आज भी है। तो पहली जब वो बड़ी अमाउंट मिली तो एक बेटर लगा कि एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कंपनी की, ठीक है। बट उस बीच में बहुत चीज़ें देखी, अप्स देखे, डाउन्स देखे, ये देखा लोग कैसे होते हैं, ये देखा लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे एक भाई जैसा दोस्त था, ठीक है, शुभम, जहाँ से स्टार्ट हुआ। बल्कि 2018 के बाद की जो जर्नी स्टार्ट हुई ना 2020 तक की, ठीक है, वहाँ पे एक उसका बहुत बड़ा रोल था डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यार जर्नी अच्छी रही, इट वाज अ ग्रेट जर्नी, बट थोड़ी और बेटर मैं कर सकता था, ऐसा लगता है मुझे। मैंने नोटिस किया है आप था और पास पे बात कर रहे हैं, क्यों? था और पास पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने प्रेजेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अपने प्रेजेंट को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस प्रेजेंट को जब मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, और उसको कैसे डिफाइन करना है, उसको कैसे बताना है, जब ये हो जाएगा तब मैं उसको शायद यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। अभी मेरी जर्नी जो है, मैं बिगेस्ट एडटेक बना रहा हूँ, ओके। आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ग्लाइडबॉट-X, ठीक है, जो हमने अभी बनाया। अभी तक की हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मार्केट में ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो कि यूज़र्स के लिए भी हो और वो उससे बेसिकली खुद सेल भी कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है। AI के जितने भी फैक्टर्स हैं, अब ये इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा स्कैटर हो चुकी है, ठीक है। व्हाट्सएप मार्केटिंग में, ईमेल में, टेलीग्राम में, ये हर चीज़ में, जितने प्लेटफॉर्म्स को आप देख लो, अगर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हर चीज़ यूनिफाई हो जाए एक ही जगह, कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू आप 1 मिनट में कंटेंट क्रिएट करके ऑटोमेटिक पोस्ट कर दो, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपकी मार्केटिंग स्ट्रीमलाइन हो जाए, आपका ब्रांड स्ट्रीमलाइन हो जाए, ठीक है, ये अभी तक मार्केट में किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जब वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, ठीक है, तो अब एक नई प्रॉब्लम है कि कौन सी प्रॉब्लम को टारगेट करें, ठीक है। एक ब्रांड हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको और ज़्यादा वेल डिफाइन करना, ये मेरी जर्नी है। इस जर्नी को जब मैं डिफाइन कर लूँगा तब मैं उसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। अभी मैं था पे ही अटकूँगा। वेरी नाइस। आपको ऐसा क्या लगता है जो बॉलीवुड की डार्क रियलिटी है,
आपके हिसाब से? मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर सकता हूँ। जी। और फ़िलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फिल्म्स और टेलीविज़न पूरे इंडस्ट्री के साथ, वो ज़्यादातर डार्क नहीं, प्रीटी ब्राइट रहा है। यू नो, मैं आपको मसाला नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको गॉसिप नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे दूर रहता हूँ। मैं मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी आपको ऐसा फील हुआ, आपको प्रेशराइज करा गया हो, या कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि एक पूरी मूवी को करने में आप पे प्रेशर आ रहा है, कुछ इस टाइप का? नहीं, प्रेशर उस चीज़ का नहीं होता है। प्रेशर हमेशा वो होता है कि हमें वक्त पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वर्कलोड टाइप वर्क। हाँ, लेकिन वो प्रेशर के तौर नहीं होता है। हाँ, कभी कभी टाइमिंग्स ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, यू नो, वो मेहनत की बात होती है। और जैसे कि मैंने कहा, जब आपका करियर इतना लंबा होता है तो उसमें गुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, नॉट सो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। आपने जो सोचा था, जिस तरीके से स्क्रिप्ट आपने देखा था, उसके तौर से आपको कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। कभी कभी इन द मिडल ऑफ अ प्रोजेक्ट आपको लगता है यार ये गलत हो गया, ये वैसे नहीं जा रहा है जैसे आपने सोचा था, तो फिर भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये अनप्लेजेंटनेस आ जाती है कभी कभी। लेकिन और सबसे ज़्यादा अनप्लेजेंट वो होता है जो इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप इतनी मेहनत लगाते हो, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में कम से कम 1-1.5 साल लग जाते हैं। अगर आप पूरा प्रोसेस देखो स्क्रिप्ट राइटिंग कास्टिंग से, तो 2 कभी कभी 3-4 साल भी लग जाते हैं। और फिर एक ही मिनट में लोग इसे हाँ या ना कहते हैं। जैसे कि देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये पॉडकास्ट बनाने में, तो सोचिए फिल्म बनाने में कितनी मेहनत होगी। एब्सोल्युटली। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट सौरभ, डार्क साइड, ये साइड, गुड साइड, बैड साइड, यू नो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे घुसना नहीं है उसमें, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। मेरे साथ ऊपर वाले की कृपा से ये हुआ नहीं है, तो मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। सबसे ब्राइट साइड क्या है फिर आपके हिसाब से? ब्राइट साइड ये है कि आपको अपने कला को दुनिया के सामने दिखाने का इससे बड़ा स्टेज नहीं मिलता है। पावर ऑफ फिल्म्स इतनी होती है कि ऊपर वाले की कृपा से मैं दुनिया के किसी भी कोने में, आई मीन किसी भी कोने में जाता हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक क्लिपिंग शेयर करूँगा। जब मैं चाइना में था, और वो क्लिपिंग में आप देखेंगे, और आई होप दिस डजंट साउंड रॉन्ग, लेकिन मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का पावर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पावर। मैं वो क्लिप अगर आपके साथ शेयर करूँगा, यू कैन शो इट इफ़ यू वांट, जहाँ पर लोग मुझसे मिलने के लिए और मेरे साथ फ़ोटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, चाइना में। आप सोच समझ से, कभी आपने सोचा? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, चाइना में। तो ये पावर जो है सिनेमा का, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। और जब कोई चीज़ पावरफुल होती है तो उसके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आते हैं। That's it. अब प्रेजेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी हो गया है लाइमलाइट में आना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है लोगों के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसमें अपॉर्चुनिटी पाना। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं बेसिकली? आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ यू। ईजी नहीं हुआ है। ईजी वो हुआ है जो आप सेल्फ कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो आपके पास अवेलेबल है। तो जब आप अपने आप से कंटेंट बनाते हैं और आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो ईजी है। और वो भी ईजी नहीं है, वो भी कंटेंट बनाना काफ़ी बहुत यू नो, तो आप कुछ भी कंटेंट बना दो उस हिसाब से। अगर आप ईजी बोल रहे हो तो हाँ, लेकिन फिल्म्स में आना, OTT में आना, काम करना, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एनीथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं देखता हूँ आजकल काफ़ी सारे जो कंटेंट क्रिएटर थे, ठीक है, उनको TV सीरियल्स में, उनको मूवीज़ में रोल मिल रहे हैं। हाँ, नहीं, आप इसके बारे में मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं? मुझे ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन चाहिए, अच्छा। उसका एक बिजनेस है। फर्स्टली लेट्स नॉट टेक अवे द टैलेंट।
अगर वो टैलेंटेड नहीं होते या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती उनके बारे में जो लोगों को पसंद नहीं आते और उसकी वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग लव देम, तो इट्स नॉट फेयर टू से कि टैलेंट नहीं है, भर भर के टैलेंट है. मैं कमेंट करता हूँ ऐसे लोगों को, यू नो, कि कंटेंट बनाते हैं मिलियंस ऑफ करोड़ों लोगों को आपका. तो आई सल्यूट इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हु आर दैट. तो सबसे पहले तो आपके पास टैलेंट है तो ऑफकोर्स आपको मौका मिलेगा. उसके साथ साथ सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस के तौर से सोचें तो आप उस प्रोडक्ट को आगे लाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जिनकी सबसे ज़्यादा रीच हो. तो टैलेंट के साथ अगर आपको एक ऐसा बेस मिल जाए जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कास्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स. आई एब्सोल्युटली बैक इट. हाँ, ये मेरे लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी आई हैव टू बी ऑनेस्ट, I think I might have lost one role which I really wanted to do to a content creator. But I understand the business. Business है ना at the end of the day. So that is the reason. So जिसके पास भी talent है और उसके साथ reach भी है, क्यों नहीं? मैं खुद कास्ट करूँगा ऐसे लोगों को. मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मैं फिल्म्स बनाता हूँ, एड फिल्म्स बनाता हूँ, टेलीविज़न शोज़ बनाता हूँ. मैं खुद कास्ट करूँगा ऐसे लोगों को. आपको पहला अवार्ड कब मिला था और क्या फीलिंग थी आपकी बेसिकली उसके लिए? मेरे डिज्नी के लिए मुझे पहला अवार्ड मिला था बेस्ट होस्ट इन द वर्ल्ड. तो मुझे बाकायदा डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा ऑरलैंडो लेकर गए थे और वहाँ पर बाकायदा मुझे सिलेक्ट किया गया था. वहाँ पर डिज्नी ने बहुत इज़्ज़त दी वहाँ पर. एंड दैट वाज आई थिंक 2 साल इनटू माय करियर, हार्डली 18-19 ईयर्स ओल्ड. पहली बार मैं अमेरिका गया था, डरा हुआ था, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस मिलती है ऐसी चीज़ों से कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में आपको चुना गया है. और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम सुना होगा आपने जी. जस्टिन टिम्बरलेक, ये सारे बहुत ही प्रोनाउन, वो मेरे काउंटर पार्ट्स थे. वो जो मैं शो यहाँ कर रहा था क्लब डिज्नी, वो वहाँ के क्लब डिज्नी के होस्ट थे एट द सेम टाइम, अराउंड द सेम टाइम. सो इट्स अमेजिंग कि आप ऐसे लोगों के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है. तो वो मेरा पहला अवार्ड था. एंड माई लेटेस्ट अवार्ड इज़ बेस्ट डेब्यू पॉडकास्ट मेल बाय हिंदुस्तान टाइम्स, जो मुझे फ़िलहाल ही कई हफ्ते पहले मिला. सो आपकी सबसे आइकॉनिक मूवी कौन सी रही है? मेरी खुद की जी. लोगों के लिए 4 हमेशा एक रिएक्शन आता है. आई फील ब्लेस्ड कि इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अगर मुझे 2-3 शॉर्टलिस्ट करना पड़े तो जन्नत, किस्मत कनेक्शन, मेरी पहली फिल्म इश्क विश्क, एक विवाह ऐसा भी. तो ये जो फिल्म्स हैं उनका नाम आता है. विकी और वेताल जो है वो बहुत ही आइकॉनिक बना. हिप हिप हो रे बहुत ही आइकॉनिक बना एक शो. डिज्नी बहुत ही आइकॉनिक बन गया. जब मैं IPL होस्ट कर रहा था तो वो अच्छा बहुत गया. जब मैं एड फिल्म्स में बहुत कर रहा था तो स्प्राइट, हार्पिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे लगे. तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मैं 100% क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मौका दिया गया और ये बहुत लोगों की मेहनत होती है. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, कैमरा मैन, एडिटर, ब्रांड, सब जब मिलते हैं और सब चीज़ चल जाती है तो ऊपर वाले की कृपा है कि 99% जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, I've done more than 25-26 films, feature films. I've done more than, I think, 100,000 hours of television. I think I have hosted lovely iconic shows. I have my own podcast. तो
it's been very grateful and fortunate that people have liked it and enjoyed it. जन्नत मूवी को कैसे डिफाइन करते हो आप, एक्सपीरियंस को? सरप्राइज एक्सपीरियंस तो बहुत सुपर्ब था, क्योंकि दोस्ती बन जाती है लोगों के साथ, और बहुत मज़ा आया शूटिंग करते। हम साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में हमने ज़्यादातर फिल्म शूट की थी। एक बहुत ही अलग रोल था। टॉपिक जो था वो था मैच फिक्सिंग के बारे में, यू नो, लव स्टोरी, थोड़ा सा ये ड्रामा। और जैसे कि मैंने कहा, इमरान एक ऐसा बंदा है जो, मतलब जब दोस्ती बन जाती है तो बन जाती है, तो ऐसा नहीं लगता है, मतलब एक ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे बिल्डिंग का दोस्त है। तो आप ऐसे माहौल में जब काम करते हो, जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर, सारा जो माहौल एक बन जाता है, जो फील एक होता है, वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और सरप्राइज क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये फिल्म इतनी आइकॉनिक बन जाएगी। आपने देखी है जन्नत? बहुत बार। कैसे लगी? बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। तो बस, जब आप एंकरिंग करते हैं तब आपको कैसा लगता है बेसिकली? एंकरिंग में हमेशा कहता हूँ कि ये आप अपने आप का सबसे एग्जैजरेटेड वर्जन लोगों को दिखाते हैं। एंकरिंग और एक्टिंग में फ़र्क ये होता है कि एक्टिंग में आप अपने आप को छुपाते हैं और कैरेक्टर को दिखाते हैं। एंकरिंग में आप अपने आप के सबसे एग्जैजरेटेड वर्जन को दुनिया के पास शेयर करते हैं। ये सब करना पड़ता है, लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, मतलब कस के रखना पड़ता है हर मोमेंट। बहुत मुश्किल बात होती है। कभी ऐसा फील हुआ एक्टिंग करते हुए कि नहीं, इस एक्टर के साथ काम मुझे नहीं करना है? कैसा एक्सपीरियंस था वो? अब मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, बट कैसा एक्सपीरियंस था? मुश्किल हो जाती है बहुत बात, क्योंकि एक डिस्कम्फर्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेल फीमेल? हाँ, क्या थे वो एक्टर? मेल थे, फीमेल थे? वो छोड़िए ना, एक्टर थे। एक्टर का कोई जेंडर नहीं होता है, ओके? आर्टिस्ट होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कि आप और मैं एक रूम में हैं और हम ये शो कर रहे हैं जिसमें कैमराज हैं, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 लोग हैं पीछे, ओके? लेकिन वो सिर्फ ये देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम दोनों में बन रहे नहीं है तो कितना अनकंफर्टेबल होगा, है ना? लेकिन करना है क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। अब इस पर आप एक्टिंग के डायलॉग्स आप डालिए, इमोशन डालिए, करिए, वो सब करिए। इतना स्टेक्स है क्योंकि महंगा होता है फिल्म बनाना, हर चीज़ महंगी होती है, पैसे लगते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एज यू गेट प्रोफेशनल, you get over it and you do your job like any other field. कितना टाइम लगा आपको इतना प्रोफेशनल होने में? आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि you know, to be a professional and to be perfect, a perfectionist, हर वक्त आपको चेंज करना, क्योंकि परफेक्शन आपके लिए, जो आज परफेक्शन है, जब आप उस लेवल के करीब पहुंचते हैं तो वो परफेक्शन का आपका खुद का डेफिनेशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करता, जब मैंने करियर शुरू किया तो अगर हम पैसों की डेफिनेशन लें तो मेरे लिए 10,000 रुपये महीने में बहुत बड़ी चीज़ होती। लेकिन जब मुझे 16,000 रुपये मिले तो मैंने बोला कि यार अब तो 16,000 रुपये से मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे 25,000 रुपये चाहिए। तो आपके जो परफेक्शंस हैं उसके लेवल्स इंक्रीज होते रहते हैं। डाउनग्रेड नहीं कर सकते, फिर अपग्रेड ही करना है। अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हो और आपने सोचा कि मैं कंप्लेसेंट हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, तो वहाँ से आपका डाउन टर्न शुरू हो जाएगा। It was a great interaction, Mr. Vishal ji. Thank you so much for coming to the Saurav Verma show. Thank you so much everyone for watching the Saurav Verma show. Okay, हम हैं with Mr. Vishal, the one of the greatest actor in Bollywood history. कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट पे आके? सौरभ, आपसे बात करना हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो फ़ोन पर हो या फेस टू फेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यू हैव अ लवली स्टोरी, लाइफ स्टोरी which you've told me. You have the potential of inspiring so many people. So as always, it feels very, very good
And thank you for inviting me. And as always, I will always be here to support your journey. Thank you so much, Vishal ji. It was a great conversation. God bless, man. Thank you for having me.